स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूफोरिया स्टडी फोरम। आई होप आपको मेरा प्रीवियस वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था और उसमें हमने आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर डिस्कशन किया था। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो क्या है? कूलॉम लॉ। ठीक है, कूलॉम लॉ स्टार्ट करते हैं। कूलॉम लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो लॉ होता है ना, लॉ LAW, लॉ 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 एक ऐसी चीज है जो डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिलती है। ठीक है, तो लॉ एक ऐसी चीज है जो डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें मिलती है। मतलब लॉ एक ऐसी चीज है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये चीज फिक्स्ड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि लॉ इज एनीथिंग विच कैन नॉट बी चेंज, बिकॉज ये डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें मिलती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ को। 1785 की बात है। हमारे साइंटिस्ट सर चार्ल्स कूलॉम, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 किसी स्पेस में रखे हुए हैं तो इन चार्जेस की वजह से ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उस फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मतलब फोर्स जो है वो इनवर्सली डिपेंड करेगा दोनों के डिस्टेंस के बीच से। ठीक है, इतना समझ में आया कि कूलॉम सर ने एक्सप्लेन किया कि दो चार्जेस अगर किसी भी स्पेस या कहीं पे भी रखे हुए हैं तो उनके होने की वजह से वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे जिसकी वैल्यू फोर्स is directly proportional to the product of the two charges Q1 Q2 और inversely proportional होगा distance between the square of the distance between the two charges। ठीक है, तो ये मतलब सर ने एक्सप्लेन किया कि जो फोर्स है ये डायरेक्टली होगा Q1 Q2 के और इनवर्सली होगा स्क्वायर डिस्टेंस दोनों के बीच का। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हम आपसे ये डिस्कस करते हैं कि जैसे फोर्स है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी होगा और इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा। तो अब हम कूलॉम सर के एक्सपेरिमेंट को एकदम उसी तरह लिखते हैं। ठीक है, जैसे क्या? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इतना तो कूलॉम सर ने बताया। फिर हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए एक कांस्टेंट को ऐड किया जिसे हम लोग K कहते हैं, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन हटाने के लिए हम लोगों ने K इंट्रोड्यूस किया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस K को क्या कहा हमने? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस K की जो वैल्यू होती है, उससे पहले इसका नाम जान लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? कूलॉम्स कोएफिशिएंट। कूलॉम्स कोएफिशिएंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10 टू द पावर 9। ठीक, इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, ये क्या हुआ? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को, साइन को हटाते ही एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जिसे हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस K को हम लोग क्या कहते हैं? कूलॉम्स कोएफिशिएंट, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इसकी अगर यूनिट है
तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला से पहले आप मुझे ये बताइए कि यहां पे जो ये k है ये कैसा डायमेंशनल फॉर्मूला देगा? एक डिराइव्ड डायमेंशनल फॉर्मूला देगा। क्यों? क्योंकि k यहां पे हम डिराइव कर रहे हैं इस फोर्स, चार्जेस और रेडियस को यूज करके। ठीक है, तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हम क्या लिखते हैं? ml क्यूब, अच्छा ml क्यूब t की पावर -4 एम्पियर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारा किसका? k का। ये डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लीजिए, कभी कभी एक नंबर में सीधे आपसे पूछ लेता है डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो ml क्यूब t की पावर -4 a की पावर -2। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अच्छा इसके बाद इस k की जो वैल्यू है वो आई कहां से? k की जो वैल्यू आई वो k = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि यहां आप देख रहे होंगे। ठीक है, k की वैल्यू यहां से आई। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी किसी भी स्पेस की। अगर ये नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसे कहेंगे फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी। अच्छा, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4 की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.87 × 10⁻⁻12। अच्छा, इसकी यूनिट अब बताइए आप लोग। इसकी यूनिट जस्ट रिवर्स होगी किसकी? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई, किसकी? एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो गई? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कि ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहां से आई? ठीक है, तो मैं बताता हूं, एक फॉर्मूला है जिसे हम लिखते हैं c = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब ये c क्या है? c है स्पीड ऑफ लाइट, कहां? फ्री स्पेस में। μ0 क्या है? μ0 को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो μ0 की वैल्यू क्या हो गई? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये है क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये समझ में आया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फोर्स = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K क्या है? हम लोगों ने K एक कूलम्स कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस किया है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ के इक्विवेलेंट है। ठीक है, उसकी SI यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला ml क्यूब t की पावर -4 a की पावर -2। a क्या है? एम्पियर। आपको बताया था कि चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर सेकंड या कूलम्स। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि k हम लिख कैसे सकते हैं? k की जो वैल्यू आई है वो आई कहां से है? k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था हमारा? एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आया इतनी बात? ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अब पहला एक काम करते हैं, लेट नहीं करते हैं, और सबसे पहले कूलॉम सर का स्टेटमेंट लिखते हैं कि कूलॉम सर ने क्या स्टेटमेंट दिया था? कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ, स्टेटमेंट ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो स्टेटमेंट था कूलॉम सर का कि व्हेन टू स्टेशनरी चार्जेस
आर प्रेजेंट इन अ मीडियम या फ्री स्पेस, दे एक्सपीरियंसेस, क्या करते हैं, आपको बताया अभी, क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं एक फोर्स को, दे एक्सपीरियंसेस अ फोर्स whose value is equal to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये पूरा क्या था, कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट है। When two stationary charges are present in a medium or free space, they experiences a force whose magnitude is equal to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब अगर ये कोई Q1 चार्ज है और ये कोई Q2 चार्ज है और इसके बीच की डिस्टेंस अगर R है तो फोर्स की वैल्यू क्या जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें देखते हैं की पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है की पॉइंट्स जो कूलॉम्स लॉ के बारे में है। ठीक है, की पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलॉम्स लॉ। पहला की पॉइंट क्या है, मैंने आपको स्टेटमेंट की पहली लाइन में ही लिखवाया है, टू स्टेशनरी चार्जेस, मतलब कूलॉम्स लॉ इज ऑलवेज applicable, Coulomb's law is always applicable when the charges are at rest। मतलब चार्जेस कैसे होने चाहिए, वो रुके हुए होने चाहिए, चार्जेस मोशन नहीं करने चाहिए, चार्जेस रुके हुए होने चाहिए। और ये हम आपको कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली खूबसूरती आपको दिखी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो मैं आपसे बता रहा था कि कूलॉम्स लॉ है वो एप्लीकेबल है रुके हुए चार्जेस पे ही। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद दूसरी पॉइंट, ठीक, अब समझते हैं कूलॉम्स लॉ जो है, कूलॉम्स लॉ जो है, ये कूलॉम्स लॉ इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब कूलॉम्स लॉ है वो एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये लाइन आप लोगों ने लिख ली लेकिन समझ में नहीं आया हुआ एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है, उसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, मुझे ये रब करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग मत रब करने लगिएगा, मैं जगह कम पड़ रही है मेरे लिए थोड़ी सी, इसलिए मैं लिख रहा हूं। सपोज करिए कि यहां पे कोई चार्ज है Q1, यहां पे कोई चार्ज है Q2, ठीक है, Q1 और Q2। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये Q1 इस Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, ये पहले तो ये बताइए कि ये जाएंगे किधर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दूर भागना चाहेगा और ये भी दूर भागना चाहेगा।
लेकिन दोनों चार्जेस हैं कैसे? दोनों चार्जेस जो हैं हमारे वो रुके हुए चार्जेस हैं, ठीक है, स्टैटिक हैं। अच्छा, अब ये Q1 के वजह से Q2 पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज के वजह से दूसरे चार्ज पे, इस Q1 चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू होगी KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, ठीक है। सेम Q2 की वजह से Q1 पे कितना चार्ज लग रहा होगा, Q2 की वजह से Q1 पे कितना चार्ज लग रहा होगा, तो KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से क्या दिख रहा है हमें? फोर्स की वैल्यू दोनों में इक्वल है, ठीक है, फोर्स की वैल्यू दोनों में इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है। तो इतना समझ में आया कि ये दोनों एक दूसरे पे एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके डायरेक्शन के बारे में बात करता हूं। डायरेक्शन, सपोज करिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में भेज रहा है, मतलब आपके किधर, आपके राइट में भेज रहा है Q1 Q2 को, तो Q2 Q1 को किधर भेज रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है? अगर Q1 Q2 को राइट साइड में भेज रहा है तो Q2 Q1 को लेफ्ट साइड में भेज रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर से बताता हूं। अगर Q1 Q2 को राइट साइड में भेज रहा है भाई इतने चार्ज फोर्स से, तो Q2 Q1 को इतने चार्ज से लेफ्ट में भेजना चाह रहा होगा, सिर्फ वो फोर्स उस तरफ लगा रहा होगा, जा नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि फोर्स की वैल्यू बराबर है और दोनों जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो Q1 के वजह से राइट साइड में है और Q2 के वजह से लेफ्ट साइड में है। इससे आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते हैं? करते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या बताया था कि द फोर्सेस एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब अगर ये इसके तरफ ये एक्शन लगा रहा तो ये रिएक्शन दे रहा। समझ में आया ये लॉ? मतलब ये पॉइंट समझ में आया, की पॉइंट, कि एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं दोनों फोर्सेस, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक ये लिखने के बाद हम लिखेंगे क्या कि मैग्नीट्यूड, ये पॉइंट मैं लिखवा दे रहा हूं, एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बोथ द चार्जेस आर इक्वल। समझ लीजिए, बोला है, लिखवा भी दे रहा हूं कि फोर्स ऑन पहले चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू दूसरे चार्ज के वजह से पहले चार्ज के बराबर होगा। मतलब मैग्नीट्यूड F12 का F21 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, लेकिन क्या अलग होगा? डायरेक्शन जो है वो अलग होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द टू चार्जेस will be opposite। अभी मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज लेके दिखाया, ठीक है। अगर मैं वही आपको नेगेटिव चार्ज लेके एक्सप्लेन करना चाहूं तो भी देखिएगा। सपोज करिए कि इस पे प्लस का चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे के तरफ आना चाहेंगे, ठीक है। ये Q1 चार्ज हमारा, ये Q2 चार्ज। अच्छा, अब समझिए Q1 की वजह से Q2 पे किधर का फोर्स लग रहा होगा? Q1 की वजह से Q2 पे इधर का फोर्स लग रहा होगा, F12। किधर की तरफ लग रहा है? लेफ्ट साइड के तरफ। और Q2 के वजह से Q1 पे किधर का फोर्स लग रहा होगा? F21। डायरेक्शन अपोजिट हुई, वो लेफ्ट में लग रहा, ये राइट में लग रहा। यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आया? ये बात समझ में आई? मैंने प्लस के लिए भी दिखा दिया और नेगेटिव चार्ज के लिए भी दिखा दिया। अच्छा, अब यहां से अब मैं आपके साथ एक डिस्कस और करता हूं पॉइंट कि
जो कूलॉम्स लॉ है, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर बोला, तो कूलॉम्स लॉ को हम लोग इक्विवेलेंट लिख सकते हैं किसके? न्यूटन्स थर्ड लॉ के, न्यूटन्स थर्ड लॉ के। भाई एक्शन रिएक्शन पेयर तो न्यूटन थर्ड लॉ में ही पढ़ा था क्लास 11th। नहीं देखा तो हमारा वीडियो आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा क्लास 11th के सेक्शन में। अभी तो हमने खैर यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट किया वहां पे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के इक्विवेलेंट है, ठीक है। समझ में आया कैसे? एक्शन रिएक्शन पेयर, उसमें भी अगर मैं अपने आप को तमाचा मार रहा था तो जितना तेज ये मेरा हैंड मेरे गाल पे फोर्स लगा रहा था, उतना ही फोर्स ये गाल इस हैंड पे भी लगाएगा। बस डिफरेंस क्या होता था? टाइम का। इसी वजह से फील नहीं होता है, ठीक है। वहां पे ज्यादा डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये बात समझ में। इसके बाद तीसरा के बाद चौथा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट था, ये चौथा पॉइंट है। कूलॉम्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। कूलॉम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है? जो कूलॉम्स लॉ को हम लोग इक्विवेलेंट टू ग्रेविटेशनल लॉ भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ क्लास 11th में पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल्स टू जी, कांस्टेंट होता था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नहीं सॉरी मास M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल लॉ था। और हमारा कूलॉम्स लॉ क्या है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें देखिए K कांस्टेंट है, इसमें ये G कांस्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। तो वहां से हम लोग कूलॉम्स लॉ को इक्विवेलेंट कहते हैं किसके? ग्रेविटेशनल लॉ के। कभी भूलिएगा नहीं आप लोग प्लीज। ये 5 पॉइंट क्लियर हुए आपको। इसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट बताने जा रहा हूं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि जो कूलॉम्स लॉ है ये ऑलवेज एक्ट करता है सेंटर लाइन के अबाउट, ठीक। मतलब कूलॉम्स लॉ ऑलवेज एक्ट अलोंग द सेंटर लाइन joining the two चार्जेस। मतलब Q1 Q2 अगर दो चार्जेस हैं, सपोज करिए मैं लेता हूं, सपोज करिए Q1 Q2 अगर दो चार्जेस हैं, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो इसके सेंटर लाइन से पास होने वाले लाइन पे एक्ट कर रहा होगा, सेंटर लाइन पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। कूलॉम्स लॉ ऑलवेज एक्ट अलोंग द सेंटर लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मतलब अगर ये कोई Q1 चार्ज है और ये कोई Q2 चार्ज है, तो इसकी जो सेंटर लाइन होगी वो ये है, और जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो इसी सेंटर लाइन के अबाउट एक्ट कर रहा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं बहुत ब्यूटीफुली आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हो सकता हो आपको हर जगह मिल जाए, लेकिन एक वीडियो में थोड़ा पॉसिबल नहीं है, होगा तो बहुत दी बेस्ट है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? कूलॉम्स लॉ के बारे में पूरा ऑपरेशन कर देना है टॉपिक का, कुछ भी छूटना नहीं है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ इतना समझ में आया? अच्छा, तो हमने वहां पे एक बात छोड़ी थी एप्सिलॉन नॉट की, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था एप्सिलॉन नॉट से। इसकी वैल्यू भी आपसे डिस्कस की थी।
8.87 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो फ्री स्पेस की बात हुई, वैक्यूम की बात हुई। लेकिन अगर हमारा चार्ज किसी मीडियम में रखा हुआ है तो उस समय हम क्या वैल्यू लेंगे? तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी का एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। इसका मतलब कि जो परमिटिविटी मीडियम की है और जो परमिटिविटी किसी फ्री स्पेस की है वो दोनों डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इस तरह हम ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? किसी मीडियम की परमिटिविटी। क्या है एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट मेरा क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन क्या है मेरे लिए? मीडियम की परमिटिविटी। अच्छा, ये जो के है, ये के कूलम्स कोफिशिएंट नहीं है, ये याद रखिएगा। ये यहां पे डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं इसे। ठीक है, के को क्या हुआ? जहां पे जो के है उसे हम डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा आपको दी होगी कि के की वैल्यू ये है। ठीक है, और के की वैल्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी क्यों कहा? जैसे अगर कहा आपसे कि किसी मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1.2 है, मतलब कि 1.2 है, इसका मतलब है कि उसकी परमिटिविटी कितनी है मीडियम की? 1.2 इंटू परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। वो के की वैल्यू दे रखा है आपको 1.2। ठीक है, ये समझ में आया? इसके बाद अब मैं आपसे कूलम्स लॉ आपसे पूरा डिस्कस कर लिया, परमिटिविटी डिस्कस कर लिया, आपको मैग्नीट्यूड तो मैंने बहुत दिखाया, मैंने आपको चार्जेस के मैग्नीट्यूड तो बहुत निकाल के दिखाए। क्या मैंने आपको डायरेक्शन कहीं डिस्कस की? हाँ, लेफ्ट राइट दिखाया। लेकिन अगर वो चार्जेस कहीं फ्री स्पेस में रखे हों तो हम उनके डायरेक्शन को कैसे बताएंगे? मतलब हमें कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। आइए, तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा। ठीक है, कूलम्स लॉ में कैसे फोर्स की क्या मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट पढ़ा, के की वैल्यू समझी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू समझी, एप्सिलॉन नॉट आता कहां से है, एप्सिलॉन की वैल्यू समझी, रिलेटिव परमिटिविटी को समझा। ठीक है, अब हम जो अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जो, सपोज करिए कोई स्पेस है, मतलब कोई 3D प्लेन है, x y z, कोई दो बॉडीज Q1 चार्ज और Q2 चार्ज की बॉडी उस प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, तो अब समझते हैं Q1, ये ओरिजिन हो गया हमारा। क्या हो गया? ओरिजिन से Q1 की डिस्टेंस कितनी है? R1, और Q2 की कितनी डिस्टेंस है? R2। ठीक है, R1 R2। तो R1 क्या है? R1 क्या है? डिस्टेंस है ओरिजिन से Q1 की। मतलब अगर वेक्टर टर्म्स में लिखना चाहें, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज। R2 की अगर बात करी जाए तो R2 क्या है? वो क्या है? वो भी पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। तो ये समझ में आया? R1 R2 क्या है? R1 पोजीशन वेक्टर है Q1 चार्ज के लिए, R2 पोजीशन वेक्टर है Q2 चार्ज के लिए। अच्छा, तो R12 वेक्टर की अगर वैल्यू हम लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगी? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन होगा। और अगर हम R21 वेक्टर की वैल्यू लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहां से हम एक पॉइंट देख सकते हैं कि R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ
R21 वेक्टर। एक्शन रिएक्शन पेयर बताया था, उसी तरह से नेगेटिव साइन यहां पे आ गया भाई। अगर R1 बड़ा है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म आएगा, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये R12 कह लें या R21 कह लें, ये तो कांस्टेंट है ना। तो अगर R12 वेक्टर घटाते हैं और मैग्नीट्यूड हमें जो मिलता है वो 8 का मिलता है, ठीक। और R2 वेक्टर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी मैग्नीट्यूड हमें 8 मिलेगा। अगर इसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं और उसकी वैल्यू यहां रखते हैं और वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने के बाद R21 की वैल्यू यहां रखते हैं, तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों सेम आएगा, ठीक है। और यहां नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि जस्ट ऑपोजिट होता है। R12 वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, R21 वेक्टर की वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये नेगेटिव साइन बस उस ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन को, ठीक है। अभी मैं फोर्स भी आपसे डिस्कस करूंगा। यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो अगर हम R12 यूनिट वेक्टर लिखना चाहें, R1 कैप कहते हैं इसे, R12 यूनिट वेक्टर, अगर हम R12 यूनिट वेक्टर लिखना चाहें तो इसका क्या होगा, R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर। ये R12 क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर करता क्या है, वो हमें डायरेक्शन बताता है, किधर जा रहा वो वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम अब फोर्स को लिखना चाहें तो फोर्स इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये जो स्पेस है वो कैसा है, फ्री स्पेस है, मतलब वैक्यूम है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम फोर्स निकालना चाहें पहले चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो वैल्यू हो गई, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन अगर हम F वेक्टर लगा देते हैं, F12 वेक्टर, तो अब हमें इस मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन भी बताना होगा। और वो हम कैसे बताएंगे, यूनिट वेक्टर की हेल्प से। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, R12 यूनिट वेक्टर, मतलब R12 के डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा होगा। आपको मैंने बताया भी था कि जो फोर्स लगता है वो ऑलवेज सेंटर लाइन के अबाउट लगता है, ठीक है। ये समझ में आया। F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस। R12 वेक्टर कैप जो लगा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। यहां तक हो गया, थोड़ा सा इसको रब करते हैं। यहां तक आप लोगों ने समझ गया होगा ये फिगर, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखते हैं। तो अगर हम इस R12 कैप की वैल्यू जैसे हमने लिखी थी R12 यूनिट वेक्टर की, वो क्या थी, R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर। तो अगर इस R12 को हम लोग इससे रिप्लेस करते हैं तो फोर्स 12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। R12 कैप मतलब R12 यूनिट वेक्टर को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसे लिखना चाहें R12 फोर्स ऑफ सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अच्छा, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो नीचे क्या हो जाएगा R12 क्यूब और वहां क्या हो जाएगा R12 वेक्टर। यही होता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये देखिए, ये भी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है और ये भी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। ये दोनों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये दोनों ही वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, मॉड लगा दिया, होल क्यूब कर दिया, और R12 वेक्टर। इस तरह भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। यहां पे R12 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये भी क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अच्छा, अगर हम सेम चीज F21 के लिए लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, सेम चीज अगर फोर्स की वैल्यू 21 के लिए लिखते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, हमने पीछे एक चीज रब कर दी है, R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ R21 वेक्टर। बस इसी चीज का यूज करना है। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21, ठीक है। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अगर डायरेक्शन चाहिए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वेक्टर। तो R21 वेक्टर, और डायरेक्शन बताता कैसे है, जब हम इसका R21 कैप मतलब R21 का यूनिट वेक्टर अपने यूज में लेंगे तो F21 वेक्टर हो गया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का, ओ सॉरी ये स्क्वायर हो गया यहां पे, R21 स्क्वायर R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है, R21 क्यूब, और ये R21 वेक्टर, ठीक है। ये हो गया फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज ऑन द फर्स्ट चार्ज, ठीक है। अच्छा, R21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ R12। तो F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब, यहां पे नेगेटिव R12 वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये रिलेशनशिप यहां पे लिख दिया, प्रीवियसली अभी मैंने डिस्कस किया है। तो अगर हम इसका नेगेटिव साइन बाहर लें तो F21 इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां पे 21 का मैग्नीट्यूड है तो चाहे R12 लिखे मैग्नीट्यूड में और चाहे R21 मैग्नीट्यूड का लिखे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना। तो नेगेटिव बाहर ले लेते हैं, अंदर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 है, R21 है, जिसके हम R12 क्यूब, और यहां पे R12 वेक्टर। अच्छा, अभी इसकी वैल्यू हमने निकाली थी और क्या लिखा था, F21 वेक्टर, सॉरी वेक्टर का साइन लगाना मत भूलिएगा जब भी वेक्टर नोटेशन में लिखना है। इसकी वैल्यू अभी निकाली थी F12 माइनस F12। आपने देखा ना, F21 का डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव ऑफ F12, मतलब जिस डायरेक्शन में F12 लग रहा उसके जस्ट ऑपोजिट में F21 लगेगा। ये हम लोगों ने यहां पे प्रूफ करके दिखा दिया, जो हमने आपको कूलम्ब लॉ में कुछ की पॉइंट्स लिखवाए थे, वहां से आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं वो चीज, ठीक है। यहां तक समझ में आया हो तो प्लीज लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दोनों को स्मैश करिएगा ताकि आपका प्यार हम तक पहुंच सके, ठीक है। कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म समझ में आ गया पूरा, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, यहां तक ही आपका वीडियो रखते हैं, ठीक है। इतना आप करो, बाकी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो डिस्कस करूंगा। कुछ इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा, ठीक है, जिससे हम आपका चैप्टर नंबर 1 आपके बुक का, आपके सिलेबस का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज 8957122588 पर प्लीज कांटेक्ट करें अगर किसी भी टाइप की क्वेरी है रिगार्डिंग बुक्स, रिगार्डिंग मटेरियल, रिगार्डिंग हमारी क्वालिटी में अगर आपको इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, तेज पढ़ा रहे हैं, धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया।
तो प्लीज मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, और आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो कंक्लूड करता हूं, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसलिए सब्सक्राइब बटन और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करना मत भूलिए।